नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है द्विपद प्रमेय के एक और वीडियो में। अब अगला टॉपिक ले रहे हैं हम क्या, नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स। जैसे हम द्विपद का प्रसार करते हैं, इसमें n+1 पद आते हैं, इनमें पूर्णांकीय पदों की संख्या कितनी होगी। ये अगर a और x आपके पूर्णांक हैं तब तो इसमें सभी के सभी पद क्या रहने वाले हैं, पूर्णांक है। लेकिन ये चीज़ कब अप्लीकेबल है, जब आपको क्वेश्चन मिले किस फॉर्म में, a⁻1/p प्लस b की पावर 1/q की पावर n की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले जहाँ पे a और b ये दोनों जो दो पद हैं हमारे, जो द्विपद हैं, वो दोनों पद हमारे क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना। वो क्या है हमारे कुछ जैसे a⁻1/3 आ जाए, 2⁻1/3, 2⁻1/4, अगर ये पूर्णांक नहीं है तो उस केस में क्या होगा, सभी पद इसके पूर्णांक नहीं आएंगे, सभी पद पूर्णांक नहीं होंगे। तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने पद पूर्णांक होंगे। तो इसका हम सबसे पहले प्रोसेस लिख लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, फिर हम इसका एक दो एग्जाम्पल लगवा लेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका व्यापक पद निकालना है। ठीक है, व्यापक पद निकालेंगे। जैसे इसका निकाला, TR+1 बराबर क्या हो जाएगा, NCR। a की पावर 1/p की पावर क्या आ जाएगी, n-r। b की पावर क्या आ जाएगी, 1/q की पावर r। अब देखो ये तो पूर्णांक है, हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए, पूरा पद पूर्णांक चाहिए। तो जरूरी है कि ये दोनों चीजें क्या बन जाएं, इंटीजर बन जाएं। ये इंटीजर कम हो गए जब a एंड b की क्या हो, जो घातें हैं वो क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। जैसे 2 की घात अगर 5, 8 कुछ भी हो, 9, तो ये पूर्णांक ही देगा। लेकिन अगर 2 की घात 1/3 हुआ तो ये पूर्णांक नहीं देगा। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, ये पूरा पद पूर्णांक चाहते हैं। ये ऑलरेडी पूर्णांक है, हमें क्या चाहिए, ये दोनों पद के, ये दोनों संख्याएं क्या चाहिए, इंटीजर। ये इंटीजर कब होंगी, जब इनकी घातें क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, व्यापक पद लिखना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें आर के मान निकालने, आर के मान जिसके लिए क्या हो जाए, ए की घातें क्या बन जाए, ए की घात है वो क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। तो हम क्या करेंगे, n-r/p क्या बन जाए, हमारा पूर्णांक बन जाए। वो सारे हम क्या है, आर लिख लेंगे। अब आर हमें पता है कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके n तक की हम पूर्ण संख्याएं ले सकते हैं। इसमें से हम आर इसमें रख के देंगे, वो आर हम ले लेंगे जिन पे ये पूर्णांक बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक क्या बनेगी, एपी बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। पहली एपी बन गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आर, क्योंकि हमें दोनों को पूर्णांक बनाना है, अभी पहले कोई पूर्णांक बने तो हम आर के मान लेंगे जिसके लिए बी की भी घात क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। यानी r/q हमारा क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। अब यहाँ से सेट में से फिर r की वैल्यू रखेंगे, फिर हमारे पास एक क्या आएगी, एपी आएगी। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दो एपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों की घातों को क्या बना के, पूर्णांक बना के। हमें पता है r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेनी है, 0 से n के बीच में। तो हम 0 से रखना शुरू करेंगे और रखते जाएंगे। हमें पता जिन जिन जो जो वैल्यू पूर्णांक देंगी है जिन पे, उनको हम ले लेंगे। जैसे ही लेंगे दो हमारे पास क्या बन जाएंगी, समांतर श्रेणी। तीसरी में क्या करना है, जो दो हमारी एपी बनी है ना, उससे हमें क्या निकालनी है, एक इनकी कॉमन एपी निकालनी है, कॉमन समांतर श्रेणी निकालनी है। कॉमन समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, दोनों के पदों में देख लेंगे कॉमन पद कौन है। इसका कॉमन समांतर श्रेणी का सारा अंतर कितना हो जाएगा, दोनों समांतर श्रेणियों के सारा अंतर के d1 d2 के बराबर हो जाएगा। लास्ट पद अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, लास्ट पद tn, tn क्या है, वैल्यू ऑफ r। r हमें पता है किससे छोटा है, लेस देन n। अदर हम क्या करेंगे, tn लेस देन इक्वल टू क्या कर देंगे, n कर देंगे। tn क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी। ये n अलग है जो वहाँ पे यूज कर रहे थे, यहाँ tn डैश ले लेते हैं, यहाँ tn डैश ले लेते हैं। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू n। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से n डैश की वैल्यू आ जाएगी। n डैश क्या हो जाएगा, हमारे कॉमन एपी में पदों की संख्या। कॉमन एपी में क्या आ जाएगी हमारे पास, पदों की। कॉमन एपी में पदों की संख्या मतलब जितने पद इसमें वैल्यू आएंगी उतने ही हमारे पास उन वो क्या होंगी, आर की वैल्यूज होंगी। वो आर की वैल्यू वो होंगी जिनके लिए ए की घात भी पूर्णांक बन जाएगी एंड बी की घात भी पूर्णांक बन जाएगी। जब दोनों घातें पूर्णांक बन जाएंगी तो TR+1 पद क्या बन जाएगा, हमारा पूर्णांक बन जाएगा। तो इसमें जो पदों की संख्या आएगी वही हमारे
दिए गए द्विपद के प्रसार में क्या आ जाएंगे, पूर्णांकीय पदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या है, प्रोसीजर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यापक पद निकालना है। व्यापक पद निकालेंगे तो इसको हमें पूर्णांक बनाना है। पूर्णांक बनाने के लिए a की घात भी पूर्णांक होनी चाहिए, b की घात भी पूर्णांक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, r के मान लेंगे। r हमें पता है 0 से n के बीच में रहने वाला है, यहाँ से r की वैल्यू इसमें रखेंगे इस घात को पूर्णांक बनाने के लिए। उनसे एक एपी आएगी, फिर b की घात को पूर्णांक बनाने के लिए r की वैल्यू रखेंगे, दूसरी एपी आएगी। दोनों एपी से हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन एपी। कॉमन एपी में जो पदों की संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कॉमन एपी के लिए ए हमारे पास आ जाएगा, दोनों में देख लेंगे पहला पद कॉमन कौन है, डी हमारा आ जाएगा। दोनों एपी के अंतर के एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद nth पद निकालने के लिए अगर डायरेक्ट दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसका nth पद क्या होगा, a प्लस एन डैश माइनस 1 इंटू डी, वो क्या होगा। अब ये इसका कॉमन एपी का nth पद, मतलब ये है क्या, r के मान ही तो है। तो r के मान क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। और r हमारा क्या है, होल संख्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एन डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। एन डैश क्या आ जाएगा, कॉमन एपी में पदों की संख्या, वही हमारे क्या हो जाएगी, पूर्णांकीय पदों की संख्या हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हमें, ये तभी एप्लीकेबल है चीफ जब क्या हो, क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, अदरवाइज तो सभी पद क्या रहने वाले हैं, पूर्णांक ही रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 5 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर 1/8 और इसके पूरे की पावर कितनी है, 1024। और हमें पूछा क्या गया है कि इसमें पूर्णांकीय पदों की संख्या बताओ। तो हमारा सबसे पहले तो क्वेश्चन उसी फॉर्म में है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, a की पावर 1/p, b की पावर 1/q की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, व्यापक पद निकालेंगे। 1024 टी आर 5 की पावर कितनी, 1/3, पावर कितनी आ जाएगी, n-r इंटू 7 की पावर 1/8 की पावर कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी। ये हमारा क्या बन गया, 1/24 टी आर हो गया। ये 5 की पावर हो गया 1024 माइनस r/3, 7 की पावर r/8। अब हमें क्या करना है, 5 की घात को भी पूर्णांक बनाना है और 7 की घात को भी पूर्णांक बनाना है। तो इसका मतलब 1/24 r/3 को हमें क्या बनाना है, पूर्णांक बनाना है। r की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ होंगी, 0 से लेके 1024 तक होंगे। जैसे ही 0 रखेंगे 1024/3 हमारा पूर्णांक नहीं आने वाला है। जैसे ही r बराबर 1 रखेंगे 1023 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगली बार r बराबर 2 रखेंगे तो 1022 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 रखेंगे 1021 डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 4 रखेंगे 1020 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है जैसे अब 3 के अंतर से अगली वैल्यू आती रहेंगी, है ना। 1 4 7 10 13, तो ये सारी वैल्यू इसमें हम ले सकते हैं। लास्ट कहाँ तक जा सकते हैं, 1024। तो 1024 इसमें जैसे ही रखेंगे 1024 माइनस 1024, 0/3, 0 तो 0 पूर्णांक है, इसका मतलब हम 1024 भी ले सकते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, पहली एपी आ गई। कैसे आई, 5 की घात ली हमने और उसको हमने क्या बनाया, पूर्णांक बनाया। पूर्णांक बनाने के लिए वो वैल्यू ले ली जिन पे ये पूर्णांक बन रहा है। यहाँ से हमारे पास क्या बन गई, एक एपी बन गई। ठीक है, अब हम दूसरी घात को पूर्णांक बनाते हैं। 8/8 पूर्णांक चाहिए, इसका मतलब r क्या चाहिए, 8 का गुणज चाहिए। तो 0 8 16 24 ये सारे ले लेगा। 1024 क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं कि 1024 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जैसे ही डिवाइड करेंगे 8 1 8 2 22 8 2 16 64 8 64, तो 1024 ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई दूसरी एपी। इस एपी का D1 कितना है, इसका D1 है 3, इसका D2 कितना है, इसका 8 है। अब हमें पहला कॉमन पद चाहिए। यहाँ पे देखो 1 4 7 10 13 कोई कॉमन पद नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या आएगा, 16 19 ये पद आएंगे। तो 16 हमें दिख रहा है, क्या दिख गया, पहला कॉमन पद दिख गया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉमन एपी की। कॉमन एपी का पहला पद क्या हो गया, 16 हो गया। चारों अंतर निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम लेके, जो कि कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लास्ट पद निकाल लिया, यहाँ तो देख के ही पता चल रहा है कि दोनों में लास्ट पद क्या है, कॉमन 1024 है। तो अब हमें क्या चाहिए, कॉमन एपी में पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए क्या करेंगे, टी एन डैश ले लेते हैं इसको, a प्लस एन डैश माइनस 1
इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 16, एन डैश की वैल्यू हमें चाहिए, डी की वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू कितनी है 1024। को सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू एन डैश माइनस 1 बराबर आ जाएगा 1008 आ जाएगा, एन डैश माइनस 1 बराबर आ जाएगा 1008 बटा 24। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 4 से अगर कटे तो ये 6 से कट गया, 4 दुआ 8, 2 20, 5 चौका 20, 4 दुआ 6 चौका 24, 6 दो कितना आ गया 42। तो एन डैश बराबर कितना आ गया 43 आ गया। तो एन डैश बोले तो कॉमन एपी में पदों की संख्या और यही क्या हो जाएगी हमारे पूर्णांकीय पदों की संख्या हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। यहीं पे देखो पहला ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा आराम से, ये आराम से मिल जाएगा। दिक्कत आएगी टीएन में। अगर यहाँ पे तो देखो लास्ट पर दोनों में हमें पता ही चल गया 1024 तक देखना था, हमने लास्ट 1024 देखा दोनों में था, ठीक है। अगर हमें पता होता कि टीएन 1024 नहीं ले सकता तो हम क्या करते टीएन डैश निकालते, कितना था 16 प्लस एन डैश माइनस 1 इंटू 24, ये हो जाता 24 एन डैश माइनस 8। इसको हम क्या करते लेस देन इक्वल टू 1024 कर देते। इसको हम क्या करते सोल्व कर लेते। 16 माइनस 8 है ना, सही क्या है ना अपने 16 प्लस 24 एन डैश माइनस 24, 16 8, 8 उधर गया 1032। तो एन डैश क्या हो जाता है लेस देन इक्वल टू 1032 बटा 24। ठीक है, इसको जैसे ही सोल्व करते हमारा क्या आ जाता है एन डैश लेस देन इक्वल टू 43। तो एन डैश बराबर क्या आ जाता है 43। अब देखो एन डैश क्या है वैल्यू ऑफ आर है, आर हमें पता है क्या है होल संख्या है, तो हमें क्या लेनी, अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता कि एन डैश लेस देन इक्वल टू 42.5 तो हमें क्या पता है कि एन डैश क्या है कॉमन एपी में पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब संख्या तो पूर्ण क्या होने वाली है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या ही होने वाली है कोई न कोई, तो ये क्या रहने वाला है पूर्णांक रहने वाला है। तो 42.5 से छोटा पूर्णांक क्या होगा 42 होगा, तो उस केस में हम क्या ले लेते 42 ले लेते। ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे कॉमन एपी निकाल लेंगे, कॉमन एपी में पदों की संख्या निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहे हैं पूर्णांकीय पदों की संख्या पूछ रखी है। क्वेश्चन देखते ही हमारा फॉर्मेट दिख गया हमें ए की पावर 1/p, बी की पावर 1/q। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा व्यापक पद निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 680 CR 3 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 680 माइनस R 5 की पावर 1/2 सॉरी 4 और पूरे की पावर R। ये हो गया हमारा 680, CR तो रहेगा ही रहेगा, ये हो गया 680 माइनस R/2 है ना, और ये क्या बन गया 5 की पावर R/4। अब हमें क्या करना है दूसरे स्टेप में इन दोनों की घातों को पूर्णांक बनाना है। R की वैल्यू हमें पता है कहाँ से शुरू होती है 0 से कहाँ तक जाती है n तक जाती है। तो सबसे पहले 680 माइनस R/2 को पूर्णांक बना लेते हैं। 680 एक सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी कब कब जब R हमारा सम होगा है ना, जब जब R विषम होगा तो ये पूरी विषम हो जाएगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जैसे जैसे R बराबर 0 2 4 सारी सम संख्याएं ये जब जब डालेंगे तो इससे विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गई पहली एपी आ गई जिसका D1 कितना है 2 है। दूसरी बार हमें R/4 को क्या बनाना है पूर्णांक बनाना है। तो R बराबर 0 से शुरू होगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 के सारे गुणज आ जाएंगे 4 8 12 ऐसे चल के। अब देखो 680 क्या 4 का गुणज है क्या 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 4 1 का 4 2 28 7 तो 680 ले सकते हैं, 680 भी डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारी दूसरी एपी बन गई जिसका सारा अंतर कितना है 4 है। तो दोनों के सारा अंतर आ गए, दोनों में पहला कॉमन पद भी दिख गया। तो किसकी बात कर लेते हैं कॉमन एपी की बात कर लेते हैं। तो कॉमन एपी में ए की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, सारा अंतर बोले तो एलसीएम ले लेंगे किसका 2 और 4 का जो कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और एनवा पद कितना है 680। अब हमें कॉमन एपी में क्या निकालना है पदों की संख्या निकालनी है। सारी चीज़ें तो हमारे पास क्या है आ चुकी, ओ सॉरी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहला कॉमन पद 4 ना होके क्या है 0 है,
यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई ना, पहला कॉमन पद 4 ना होके क्या है हमारा 0 है। तो ए की वैल्यू कितनी है 0 है। ए बराबर 0, डी बराबर 4, लास्ट पद 680। अब पदों की संख्या चाहिए इसमें, तो टी एन को किसके बराबर कर देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर कर देंगे। तो ए बराबर 0, 4 इंटू एन माइनस वन बराबर 680। एन माइनस वन बराबर क्या आ जाएगा 680 बटा 4, 4 एक 4 2 28, 4 चौका 28, 170। एन बराबर कितना आ गया 171 आ जाएगा। तो 171 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि कब जब भी हमें मिल जाए ए की पावर 1/p, बी की पावर 1/q की पावर n में पूर्णांकीय पदों की संख्या निकालने की बात करें तो टी आर प्लस वन निकाल लेंगे। ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलेगा ए की घात में ए में कुछ घात मिलेगी और बी में कुछ घात मिलेगी। इन घातों को फिर हमें क्या बनाना है पूर्णांक बनाना है, इंटीजर बनाना है। जैसे इंटीजर बनाएंगे आर की वैल्यू रख के बनाएंगे, क्या बनेंगी 2 AP बनेंगी। दोनों AP से हमें क्या निकालनी है एक कॉमन AP निकालनी है, जिसमें पदों की संख्या निकाल लेनी है और वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्णांक क्यों बनाना है क्योंकि पूरे पद को पूर्णांक बनाना है। ये पूरा पद तभी पूर्णांक बनेगा जब दोनों की घातें क्या हो पूर्णांक हो। कॉमन AP क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों की घातों को एक साथ हमें पूर्णांक बनाना है, तभी ये पूरा पद पूर्णांक बनेगा। ये बीच में क्या है एंड का साइन है कि ये भी पूर्णांक हो और ये भी पूर्णांक हो, इसलिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी कॉमन AP जिसपे ये भी पूर्णांक बन जाए और ये भी पूर्णांक बन जाए। जितनी आर की वैल्यू होंगी उतनी बार ये दोनों पूर्णांक बनेंगे, उतने पद हमारे पूर्णांकीय पद आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था कि a प्लस एक्स की पावर n, इसमें जब भी हमें पूछ लिया जाता है कि x की पावर r का गुणांक बताओ या x की पावर p का गुणांक बताओ, तो हम क्या करते थे अपना व्यापक पद निकाल लेते थे और इसमें से इसकी घात को बराबर कर देते थे। 2 चाहिए तो 2, r बराबर 5 चाहिए तो 5, है ना, और फिर उसमें r की वैल्यू रख के हम गुणांक निकाल लेते थे। अब हम देखते हैं कि सिंगल पद ना दे के दो द्विपद दे दिए जाएं, जैसे a प्लस एक्स की पावर m, b प्लस एक्स की पावर n, और हमें इसमें पूछ लिया जाए किसका x की पावर r का गुणांक पूछ लिया जाए। हालांकि ऐसा एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा हम यहाँ पे डिटेल में दोबारा देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे हमें इसे अटेम्प्ट करना है। पहले स्टेप में हमें क्या करना है व्यापक पद निकालना है, जैसा हम उसमें निकालते थे, लेकिन अब दो पद है हमारे पास तो दोनों के व्यापक पद आएंगे। तो वहाँ पे तो एक ही पद था तो r ले लेते, तो हम यहाँ क्या करेंगे r1 ले लेंगे और r2 ले लेंगे। तो व्यापक पद क्या आ जाएगा पहले का MC(r1) a की पावर m-r1 x की पावर r1 इंटू दूसरे का व्यापक पद क्या आ जाएगा NC(r2) और b की पावर n-r2 और x की पावर r2। तो पहले पद में तो क्या करना है हमें दोनों के अलग अलग व्यापक पद निकाल लो, दोनों के अलग अलग हैं तो हमें r1 r2 दो वैल्यू ले लेंगे। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है x की घात क्या कर लो एक जगह कर लो। जैसे इसमें x की घात एक जगह करेंगे बाकी सारे एक तरफ चले जाएंगे। x की घात क्या आ जाएगी r1 प्लस r2। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है घात को बराबर कर देना है जो हमें सही है। अब हमें क्या करना है r1 और r2 की वैल्यू के क्या बनाने कॉम्बिनेशन बनाने, जिससे क्या हो ये समीकरण संतुष्ट हो। r हमें दिया होगा, r1 हमें पता है कहाँ से कहाँ रहेगा 0 से m तक रहेगा, r2 हमें पता है कहाँ से कहाँ तक रहेगा 0 से n तक रहेगा। अब हमें एक टेबल बनानी है जिसमें r1 r2 की वैल्यू होंगी जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हम r1 की वैल्यू लेना शुरू करेंगे 0 1 2 3 कहाँ तक m तक, और हम r2 की वैल्यू निकालेंगे इस समीकरण से क्या हो जाएगी r माइनस r1। जो वैल्यू आएंगी वो हम यहाँ पे देखते रहेंगे कि कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं। जो वैल्यू ले सकते हैं वो हम एक तरफ उठा लेंगे। अब जो हम r1 और r2 की वैल्यू के सेट बनेंगे वो वैल्यू हम क्या करेंगे इस यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे रखने के बाद जो ये गुणांक आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अभी आपको हो सकता है कम समझ में आए, अभी हम एक क्वेश्चन लिखेंगे तो दोबारा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है हमें व्यापक पद निकाल लेना है,
जिसमें क्या होगा R1 और R2 की टर्म में आएंगे। ठीक है, फिर हमें x की घात एक जगह कर लेनी है। उसके बाद हमें टेबल बनानी है। टेबल में हमें क्या होगा R1 R2 के क्या मिलेंगे, कॉम्बिनेशन मिलेंगे। इनको वैल्यू पुट करके हम गुणांक निकालते जाएंगे और उनको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दे दिया है 1 + x की पावर 4 और 1 + x स्क्वायर की पावर 5, दो द्विपद है, आपस में गुणा में है और हमें इसमें निकालना है क्या, x की पावर 4 का गुणांक निकाल। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही व्यापक पद ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r+1 तो नहीं लिख सकते। ठीक है, व्यापक पद लिख लेते हैं। पहले के लिए r1 यूज कर लेंगे तो 4c_r1 और x की पावर क्या आ जाएगा, r1 आ जाएगा। दूसरे के लिए 5c_r2 और x स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा, r2। ये क्या आ जाएगा 4c_r1 5c_r2, x की पावर एक जगह करेंगे तो x की पावर r1 + 2r2 हो जाएगा। अब हमें पता है r1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से 4 तक जा सकती है। r2 की वैल्यू 0 से 5 तक जा सकती है। कहाँ से पता चला, जैसे हम a + x की पावर n में बोलते थे कि r कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से n तक। यहाँ पे अब 4 है तो ये 4 तक जाएगी। r2 के लिए इस घात 5 है तो 5 तक जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r1 + 2r2 बराबर कितना चाहिए, 4। क्यों, किसका गुणांक चाहिए, x की पावर 4 का। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। ये r1 हो गया। अब देखो, या तो r2 की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, r2 की वैल्यू हम रेंडमली पुट करते हैं। क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, यही वैल्यू ले सकते हैं 0 से 5 के बीच में, है ना। ये वैल्यू हम r2 की ले सकते हैं। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, r1 निकालते हैं। r1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 2r2। अब इसमें हम क्या करेंगे, r2 बराबर 0 रखेंगे। जैसे ही 0 रखेंगे r1 बराबर 4 आ जाएगा। जैसे ही 1 रखेंगे r1 बराबर 2 आ जाएगा। 2 रखेंगे 0 आ जाएगा। 3 रखेंगे -2 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। 5 रखेंगे माइनस का 6 आ जाएगा। अब हमें पता है r1 तो 0 से 4 के बीच में है, तो ये पहली 3 वैल्यू तो एक्सेप्टेड है और लास्ट वाली 3 वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बन गए, r1 r2 के पेयर बन गए। क्या क्या पेयर बने, एक बना 4,0, एक बना 2,1, एक बना 0,2। तो ये r1 और r2 की वैल्यू है जो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी x की घात क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, दोनों के व्यापक पद लिखे, x की घात एक जगह कर दी, टेबल बना ली। हमने क्या किया, r2 की सारी वैल्यू ले ली और r1 की इस समीकरण से निकाली और हमने देखा कौन कौन सी वैल्यू हम उठा सकते हैं। तो उन वैल्यू से हमें क्या मिल गए, जोड़े मिल गए, किसके, r1 r2 के। अब ये वैल्यू हमें रखनी है, इसमें हम बात कर रहे हैं गुणांक की, तो ये तो अलग हो गया। गुणांक क्या है, 4c1 5c_r2। तो गुणांक क्या है, 4c_r1 × 5c_r2। अब r1 r2 के जो हमने पेयर निकाले वो वैल्यू हम क्या करते जाएंगे, इसमें पुट करते जाएंगे। कौन कौन सी वैल्यू निकाली थी अपने, जैसे 4,0 2,1 और क्या थी, 4,0 2,1 और 0,2 और 0,2। अब ये सारी वैल्यू इसमें रखनी है तो 4c 4 हो जाएगा, 5c 0 हो जाएगा। अब बीच में क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है। 4c 2 हो जाएगा और 5c 1 हो जाएगा। 4c 0 5c 2। ये क्या है, फाइनली इसमें x की पावर 4 का क्या निकल के आ गया, गुणांक निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस किस केस में x की पावर 4 बन सकती है। वो कहाँ से पता चलेगा, इस टेबल से पता चलेगा। ठीक है, r1 + r2 को हमें 4 बनाना है। r2 की वैल्यू हमें पता है 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। जैसी वैल्यू रखी हमने, r1 की वैल्यू आई। अब इनमें से जो वैल्यू एक्सेप्टेड है वो हम ले लेंगे और युग्म बना लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, गुणांक निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 + x की पावर p है, 1 - x की पावर q है। तो दो द्विपद हैं, आपस में गुणनफल में बात कर रहा है कि x का गुणांक क्या है, 4 है और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, -5।
तो यहाँ पे इसने क्या है, गुणांक हमें दे दिया है, हम गुणांक दोनों को बराबर करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी, दो ही अननोन है, दो इक्वेशन है, पी और क्यू की हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, व्यापक पद लिख लेंगे। तो अब की बार क्या है, पी सी R1 है और x की पावर R1 हो जाएगा, और क्यू सी R2 है और माइनस एक्स की पावर R2 हो जाएगा। इसमें से पी सी R1 क्यू सी R2 -1 की पावर R2 अलग हो जाएगा, और x की घात R1 प्लस R2 अलग हो जाएगा। अब हमें पता है, पहले हम x का गुणांक निकाल रहे हैं, तो हम R1 प्लस R2 बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब हमें पता है R1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से P तक, R2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से लेके Q तक। तो अब हमें टेबल बनानी पड़ेगी, R1 की वैल्यू रखेंगे और R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस R1 हो जाएगा। 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 रखते जाएंगे, कहाँ तक भी हमें नहीं पता। जैसे ही 0 रखी, R2 बराबर 1 आ गया, 1 रखी 0 आ गया, 2 रखा -1, 3 रखा -2। तो हमें पता चल गया आगे तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है जो हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास क्या है, दो ही केस निकल के आए कि जब 0 1 हो या फिर 1 0। तो 0 1 होगा तो रख देते हैं इसमें, एक बार R1 0 R2 1, एक बार R1 1 R2 0। तो हमारा गुणांक क्या निकल के आ जाएगा, तो पहला गुणांक तो क्या आ जाएगा, पी सी 0 क्यू सी 1 -1 की पावर 1 प्लस पी सी 1 क्यू सी 0 -1 की पावर 0। ये आ गया पी सी 0 बोले तो 1, क्यू सी 1 बोले तो क्यू, तो माइनस का क्यू, पी सी 1 हमारा प्लस का पी बन जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो पहली समीकरण हमारे पास निकल के आ गई, पी माइनस क्यू बराबर 4। कैसे निकल के आई, सबसे पहले हमने R1 R2 की टर्म में व्यापक पद निकाला, x की घात को अलग कर दिया, बाकी गुणांक को एक तरफ कर दिया। फिर हमने पता है कि R1 प्लस R2 बराबर हमें 1 करना है। R1 की वैल्यू हमें पता है 0 से स्टार्ट करनी है, R2 की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, वही हमने टेबल बनाई। R1 हमें पता है 0 1 2 3 ये वैल्यू ले सकते हैं, तो R2 बराबर 1 माइनस R1 हो जाएगा। लेकिन हमें पता चला कि सिर्फ पहले वाली दो ही वैल्यू एक्सेप्टेड है, उसके आगे तो R2 नेगेटिव आ रहा है जो कि हो नहीं सकता। दो युग्म बने, दोनों की वैल्यू रखी, गुणांक आ गया। अब हम देखते हैं क्या, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। एक्स स्क्वेयर का गुणांक निकालने के लिए R1 प्लस R2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम R1 और R2 की टेबल बनाएंगे। R1 की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएंगी, 5 ले लेते हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही R1 0 रखेंगे, R2 कितना है 2, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 0, 3 रखा तो -1, 4 रखा तो -2, 5 रखा तो -3। हमें पता चल गया कि इसके आगे तो चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है, क्यों R2 नेगेटिव हो गया। हमारे पास कितने केस बचे, 3 केस बचे। कौन कौन से, 0 2 1 1 और 2 0। अब हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा गुणांक क्या था, गुणांक था पी सी R1 क्यू सी R2 और -1 की पावर R। पी सी R1 क्यू सी R2 और -1 की पावर R2। जैसे ही 0 रखेंगे, पी सी 0 हो गया, क्यू सी 2 हो गया, -1 की पावर 2 प्लस बन जाएगा। अगली बार पी सी 1 क्यू सी 1 -1 की पावर 1 माइनस दे देगा। जैसे ही 2 रखेंगे तो पी सी 2 क्यू सी 0 बन जाएगा। ये बन गया हमारा गुणा, पी सी 0 बोले तो 1, क्यू सी 2 क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू -1 बट्टा 2, ये माइनस पी इंटू क्यू, ये हो जाएगा p इंटू पी -1 बट्टा 2। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, माइनस का 5 दे रखी है। दे रखी है। अब दो एलसीएम ले लेते हैं, इधर बच गया क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस का 2pq प्लस पी स्क्वायर माइनस पी बराबर माइनस का 10। अगर हम ध्यान से देखें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये क्या बन गया, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या बच गया, p प्लस क्यू बराबर माइनस का 10। p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ऑलरेडी 4 है, 4 रखेंगे, ये 16 बन गया, माइनस p प्लस क्यू बराबर -10। यहाँ से क्या आ गया हमारा, p प्लस क्यू बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। और p माइनस क्यू बराबर कितना आ रखा है, 4 आ रखा है। दोनों को सोल्व कर लेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे, p प्लस क्यू बराबर कितना है, 26 आ गया, p माइनस क्यू बराबर 4 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो p बराबर 15 आ जाएगा और q बराबर 4 आ जाएगा। तो p और q की वैल्यू आ गई। ट्यूशन वाले ने क्या पूछा, 2p प्लस 3q। तो 2p कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3q 33 हो जाएगा। तो कितना बन गया, 63 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है।
ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमें R1 R2 की टर्म में व्यापक पद निकलना है, x की घात को एक जगह करना है। R1 R2 का हमें पता ही है वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकता है। फिर हमें टेबल बनानी है, टेबल बना के उनमें से जो हमारे डिजायर्ड युग्म है वो उठा लेने, उनको उस गुणांक में वैल्यू पुट करना है और उन गुणांकों को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। वहाँ से हमारे पास दो समीकरण बनी, दो समीकरण से पी और क्यू की वैल्यू आ गई और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि अगर जो हमें दिया गया है, ठीक है, द्विपद व्यंजक दिया गया हो, उसकी हमें क्या पूछ ले, अधिकतम पूर्णांकीय वैल्यू पूछ ले। अब हम उसकी बात कर रहे हैं कौन से की, जब क्या हो, जैसे a प्लस एक्स की पावर n है, इसमें क्या है, अगर a हमारा क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, a अगर मान लो हमारा क्या है, पूर्णांक है, और x भी क्या है, हमारा पूर्णांक है, तो इस केस में क्या होगा, सभी पद पूर्णांक होंगे और सब पूरा आंसर क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। लेकिन यहीं पे जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि a की पावर 1 प्लस पी और b की पावर 1 प्लस क्यू की पावर n हो, तो सभी पद पूर्णांक नहीं होंगे, पूर्णांक नहीं होंगे। इसका मतलब उसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम, वो हमें अब ज्ञात करनी है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एनी बाइनोमियल थ्योरम, किसी भी द्विपद व्यंजक की अधिकतम पूर्णांकीय वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन में हमें मिलेगा जनरली रूट पी प्लस क्यू की पावर एन या फिर रूट पी माइनस क्यू की पावर एन। इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन किसका है, तो ये हमें क्वेश्चन में इस फॉर्म में मिलेगा। जैसे हमने पूर्णांक पदों की संख्या निकाली थी, तो उसमें हमने क्या बोला था, क्वेश्चन इस फॉर्म में हमें मिलेगा। दूसरा हमने देखा था कि दो पद दे दिए जाएं, तो हमें पता था कि किस फॉर्म में मिलेगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा। इसी प्रकार अगर महत्तम पूर्णांक वैल्यू पूछ ले किसी भी दिए गए द्विपद व्यंजक की, तो हमें किस क्वेश्चन में मिले, फॉर्मेट में मिलेगा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम क्या मान लेंगे कि इसमें इंटीजर पार्ट है वो आई है, और उसमें जो भिन्नात्मक भाग है वो एफ है, जहाँ पे आई हमारा क्या है, इसका पूर्णांकीय मान है, और एफ इसका क्या है, भिन्नात्मक भाग है। एफ क्या है, इसका भिन्नात्मक भाग है। अब हमें क्या निकालना है, हमें आई निकालना है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है, अगर रूट पी प्लस क्यू की पावर एन दिया गया तो हम क्या निकालेंगे, हम मानेंगे कि रूट पी माइनस क्यू की पावर एन बराबर क्या है, एफ डैश है, जहाँ पे एफ डैश भी हमारा क्या है, भिन्नात्मक भाग ही है। अब देखो रूट पी प्लस माइनस क्यू की पावर एन को मानना है या फिर रूट क्यू माइनस पी की पावर एन को एफ डैश मानना है, ये डिपेंड करेगा। अगर रूट पी बड़ा है किससे, क्यू से, तब तो हम किसको मानेंगे, रूट पी माइनस क्यू की पावर एन को ऋणात्मक भाग मान लेंगे। अगर रूट पी आपका क्या है, छोटा है, छोटा है तो हम क्या मानेंगे, क्यू माइनस रूट पी की पावर एन को भिन्नात्मक भाग मानेंगे। क्योंकि ओवरऑल क्या है, ये आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों भिन्नात्मक भाग हमें पता है 0 से 1 के बीच में होता है, धनात्मक होता है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या मान लेंगे, आई प्लस एफ मान लेंगे, और फिर उसमें से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए रूट पी माइनस क्यू की पावर एन को क्या मान लेंगे, एफ डैश मान लेंगे। जैसे ही करेंगे, अब इन दोनों का क्या करेंगे, द्विपद प्रसार करेंगे। द्विपद प्रसार करके इनको प्लस या माइनस करना है। ठीक है, प्लस करना है या माइनस, ये किस पे डिपेंड करेगा। अब देखो जैसे इसको ओपन करेंगे तो रूट पी की पावर क्या आएंगी, सम भी आएंगी और विषम भी आएंगी। हमें क्या करना है, विषम वाली पावरों को हटाना है, विषम वाली पावरों को हटाना है। क्यों, क्योंकि रूट 2 की पावर अगर एक रूट 2 की पावर 3 हुई तो ये पूर्णांक की वैल्यू नहीं देगा। वहीं पे अगर रूट 2 की वैल्यू 4 हुई तो ये क्या है, आंसर पूर्णांक दे देगा। तो हमें क्या करना है कि रूट पी की पावर जो सम है या विषम है उनको देखना है कि प्लस करने से हट जा रही है विषम वाली पावर या माइनस करने से। कुल मिला के हमें क्या करना है, रूट को गायब करना है। कुल मिला के हमें क्या करना है, रूट को गायब करना है। तो वो हमें देखना है कि प्लस से जा रहा है या माइनस से जा रहा है। जिनकी पावर सम है वो तो हमें दिक्कत देगा ही नहीं, रूट को सम खा जाएगा। विषम वाली घातों को हमें हटाना है, चाहे प्लस करने से हटे या माइनस करने से हटे। इतना करते ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है,
रूट पी प्लस क्यू बराबर आई प्लस एफ ले लेना है, पावर एन। दूसरा रूट पी माइनस क्यू की पावर एन बराबर एफ डैश ले लेना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या कर देना है, द्विपद प्रसार कर देना है। तीसरे स्टेप में हमें उन्हें प्लस या माइनस कर देना है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये 3 स्टेप हैं। अब पहले हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर में आया हुआ 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारा कि √2 + 1 की पावर 7। इसमें क्या पूछ लिया हमें, इसकी महत्तम पूर्णांक की क्या बताओ, मान बताओ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमारा √p + q की फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें इसको क्या मान लेना है, √2 + 1 की पावर 7 को क्या मान लेना है, i + f मान। f जहाँ पे क्या है हमारा 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या है। क्यों, क्योंकि f हमारा भिन्नात्मक भाग है। ठीक है, अब देखो, अब हमें माइनस वाला मानना है। अब देखो √2 - 1 की पावर n को f डैश माने, या फिर 1 - √2 की पावर n को f डैश माने। हमें पता है f डैश 0 से 1 के बीच में क्या है, पॉजिटिव। √2 हमें पता है क्या 1 से बड़ा, तो ये क्या देगा हमें, नेगेटिव संख्या। तो ये हम नहीं मान सकते, ये हम मान सकते हैं। तो हमें f डैश मानते टाइम ध्यान रखना है कि √2 - 1 को f डैश मानना है या 1 - √2 को। ओवरऑल क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो √2 - 1 की पावर 7 बराबर मान लेंगे f डैश। अब कोई पूछेगी इसको f डैश ही क्यों माना, क्योंकि √2 बराबर लगभग क्या आएगा, 1.41। तो √2 - 1 की पावर 7 है, 1.41 - 1 की पावर 7, 0.41 की पावर 7। एक से छोटी संख्या की पावर 7 है, तो ये हमेशा क्या आएगी, एक से छोटी आएगी। तो क्या देगा, भिन्नात्मक भाग देगा। इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, f डैश मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि दिए गए को i + f मानो। फिर माइनस के साथ क्या मानना है, f डैश। माइनस कैसे यूज करना है कि ये हमें क्या दे, पॉजिटिव संख्या दे। ठीक है, अब हम इनका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। यहाँ पे हमें पता है 0 और f डैश और f क्या है हमारे 0 से 1 के बीच में। अब दोनों का हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। ठीक है, तो प्रसार करते हैं। जैसे √2 + 1 की पावर 7 है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 7c0 √2 की पावर 7 + 7c1 √2 की पावर 6 + 7c2 √2 की पावर की बचेगी 5। ऐसे आता जाएगा बराबर i + f है। नीचे वाले का प्रसार करेंगे तो 7c0 √2 की पावर 7 माइनस क्या हो जाएगा, 7c1 √2 की पावर 6 प्लस क्या हो जाएगा, 7c2 √2 की पावर 5। ऐसे चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, √2 की पावर विषम वाले पदों को गायब करना है। अब इनको प्लस करना है या माइनस, ये डिपेंड करता है कि जिन जिन पदों में √2 की पावर क्या है, विषम। क्योंकि सम वाले पावर में तो रूट को वो पावर खत्म कर देगी, विषम वालों को हमें क्या करना है, प्लस या माइनस करके कैंसिल आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे ये सारे विषम पावर वाले कैंसिल हो जाएंगे। हमें इनको हटाना है जहाँ पे रूट की पावर क्या है, विषम है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ऐसे हमें डिसाइड करना है कि हम प्लस करें या माइनस करें। जैसे ही प्लस करेंगे √2 की पावर सम वाले कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। बचेंगे कौन, √2 की पावर विषम वाले। तो उसमें तो रूट बच गया, जबकि हमें तो रूट गायब करना है। तो रूट कैसे गायब होगा, इनको माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे ये विषम वाले सारे उड़ जाएंगे और सम वाले ऐड हो जाएंगे। तो 2 बाहर आ जाएगा, 7c1 √2 की पावर 6। अगला क्या आएगा, 7c3 √2 की पावर 4 बचेगी। फिर 7c5 √2 की पावर 2 और लास्ट क्या आएगा, 7c7 √2 की पावर 0। और बराबर में क्या आएगा, i + f - f। अब इसमें देखो √2 सब में गायब हो चुका है, रूट सब में गायब हो जाएगा। हमें पता है ये क्या देगा, हमारा पूर्णांक देगा। हमें पता है ये क्या वैल्यू देने वाला है, पूर्णांक वैल्यू देने वाला है। और क्या देगा वो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो 2 तो है ही। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। लेफ्ट वाले को जैसे ही सोल्व करेंगे ये 478 देगा। और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, i + f - f डैश। अब देखो 2 साइड बराबर है, इधर क्या है, पूर्णांक। दो ये पूरा किसके बराबर, 478 के, जो कि पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या रहा होगा, पूर्णांक रहा होगा, क्योंकि पूर्णांक ही पूर्णांक के बराबर हो सकता है। अब हमें पता है f हमारा क्या है, 0 से 1 के बीच में, f डैश भी 0 के 1 के बीच में। अगर -f डैश कर दें तो क्या होगा, -1 से 0 के बीच में।
अब इन दोनों को ऐड कर दें, क्यों? क्योंकि हमें एफ माइनस एफ डैश देखना है कहाँ से कहाँ रहेगा। तो एफ माइनस एफ डैश हमारा रह जाएगा कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में। -1 के 1 के बीच में हमारा एफ माइनस एफ डैश रहने वाला है। कैसे पता चला कि 0 से 1 के बीच में तो एफ है, और माइनस एफ डैश कहाँ से कहाँ है, -1 से 0 के बीच में। दोनों को ऐड कर दिया, इधर का ऐड करेंगे -1 + 0 -1, ये एफ माइनस एफ डैश, ये 1। अब हमें पता है ये पूरा क्या है, पूर्णांक। ये हम पहले ही मान के चल रहे हैं पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या ऐड करें कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक ही ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एफ माइनस एफ डैश क्या है, हमारा पूर्णांक है। यहाँ से हमें पता चला एफ माइनस एफ डैश पूर्णांक है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि एफ माइनस एफ डैश क्या है, -1 के बीच में। तो -1 के और 1 के बीच में पूर्णांक कौन है, 0 है। इसका मतलब एफ माइनस एफ डैश बराबर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 478 हो जाएगा। तो आई हमने शुरू में क्या बना था, दिए गए द्विपद प्रसार की मैक्सिमम पूर्णांक की वैल्यू, जो कि क्या हो जाएगी 478। आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया प्रोसेस, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमारा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले दिए गए को आई प्लस एफ मानना है, ठीक है। फिर इसमें क्या लेना है, माइनस लेना है। माइनस ऐसे लेना है कि अंदर वाला क्या रहे, पॉजिटिव रहे, ठीक है। चाहे √2 - 1 तो हमें पता है पॉजिटिव रहेगा, इसको एफ डैश लेना है। दोनों का द्विपद प्रसार कर दिया। प्रसार के बाद हमें उनको प्लस या माइनस करना है। प्लस और माइनस कैसे करेंगे, हम रूट वाले की पावर देखेंगे। रूट वाले की जो विषम पावर वाले पद हैं वो हमें उनको गायब करना है। तो गायब कैसे कर सकते हैं, दोनों में सेम साइन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में माइनस करना पड़ेगा। जैसे माइनस करेंगे ये सारे उड़ जाएंगे। सम वाले क्या हो जाएंगे, ऐड होके 2 × 2 हो जाएंगे। इधर आई प्लस एफ माइनस एफ डैश बन जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, पूर्णांक की वैल्यू आएगी, इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे ये 478 देगा। अब हमें पता है ये क्या है, पूर्णांक, तो ये पूरा भी पूर्णांक चाहिए। आई हम पहले ही पूर्णांक लेके चल रहे हैं। एफ माइनस एफ डैश इसका मतलब क्या होना चाहिए, पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक ऐड होकर ही पूर्णांक देगा। पूर्णांक में अगर ऋणात्मक भाग ऐड हो गया तो पूर्णांक नहीं देगा। हमने निकाल लिया कि एफ तो एफ माइनस एफ डैश -1 से 1 के बीच में, तो एफ -1 से 1 के बीच में पूर्णांक तो सिर्फ 0 है। तो इसका मतलब एफ माइनस एफ डैश 0 लेगा। जैसे ही 0 रखेंगे आई बराबर क्या आ जाएगा, 478 आ जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है 3 + √7n। ये बोल रहा है कि इसका जो महत्तम पूर्णांकीय मान है ना, वो क्या है, विषम है। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, कि इसका जो महत्तम पूर्णांक वैल्यू है ना, वो क्या है, इसकी विषम है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो 3 + √7n को क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम i + f, मान लिया। अब हमने क्या बोला था, हमें इसके साथ माइनस लेना है, तो 3 - √7 ले, या फिर √7 - 3 ले। जैसे पहले वाले में क्या लिया था, √2 - 1। हमें पता है 3 और √7 में हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, 9 7। हमें पता है 9 बड़ा है 7 से, तो इसका मतलब 3 बड़ा होगा √7 से। इसका मतलब ये क्या देगा, पॉजिटिव संख्या देगा, ये नेगेटिव देगा। तो हमें नेगेटिव वाली नहीं लेनी है, हमें तो पॉजिटिव वाला लेना है। तो 3 - √7n, इसको क्या ले लेंगे, एफ डैश ले लेंगे। और ये हम पहले ही हमें पता है एफ 0 से 1 के बीच में, और हमारा एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में। अगेन हमें इनका क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करेंगे, ऊपर वाला हमारा क्या बन जाएगा, द्विपद प्रसार कर देते हैं। तो ये हो जाएगा NC0 3 की पावर NC1 3 की पावर n-1 इंटू √7 प्लस NC2 3 की पावर n-2 √7 की पावर 2, चलता जाएगा। I + f, दूसरे का ओपन कर देते हैं। NC0 3 की पावर n, NC1 3 की पावर n-1 इंटू √7, फिर NC2 3 की पावर -2 √7 की पावर, चलता जाएगा ये एफ डैश। अब बात आई कि प्लस करें या माइनस करें। तो हमें पता है रूट की विषम घात वाले पदों को उड़ाना है। तो रूट की विषम घात वाला पद ये रहा, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। तो दोनों को जैसे ही ऐड कर देते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे ये वाले पद जुड़ के ट्वाइस हो जाएंगे। अंदर क्या आ जाएगा, NC0 3 की पावर n, अगला पद क्या आएगा NC2 3 की पावर n-2 और √7 की पावर 2, चलता जाएगा। इधर क्या आएगा हमारा I + f + आगे
अब देखो ये हमें पता है 16 के पूर्णांक देगा, क्यों? क्योंकि रूट शोध की हर बार सम पावर है, बाकी पूरा पूर्णांक देगा, ये पूर्णांक देगा। लेकिन बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई होती कोई भी संख्या हमें पता है क्या देने वाली है? सम देने वाली है। तो इधर वाला तो क्या आंसर आने वाला है? सम आने वाला है, और क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। दूसरी साइड बात करते हैं। दूसरी साइड क्या है? आई प्लस एफ डैश। तो ये भी क्या होगा? सम होगा, और दूसरी चीज पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर है? समपूर्णांक के बराबर है। एफ हमें पता है कहाँ से कहाँ है? 0 से 1 के बीच में। एफ डैश हमें पता है कहाँ से कहाँ है? 0 से एफ के बीच में, 1 के बीच में। एफ प्लस एफ डैश कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 0 से 2 के बीच में। अब पूरे को पूर्णांक बनाना है, ये क्या है आपका? पूर्णांक। तो ये भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक। लेकिन ये तो बोल रहा है 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में पूर्णांक कौन है? 1 है। इसका मतलब एफ प्लस एफ डैश बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारा क्या बन गया? आई प्लस 1 बन गया। और ये क्या है? पूरी संख्या सम है। लेकिन 1 हमें पता है क्या है? विषम है। तो विषम में क्या जोड़ेंगे? सम बने, विषम जोड़ेंगे, तभी तो सम बनेगा। विषम में सम जोड़ दिया तो विषम आ जाएगा। इसका मतलब आई हमारा क्या है? विषम है। यही क्वेश्चन वाले ने दिया था। महत्तम पूर्णांक मान क्या है? विषम है। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में आई प्लस एफ डैश मानना है, फिर माइनस के साथ एफ डैश मान लेना है। माइनस कैसे लेना है वो हमने देख लिया कि ये संख्या क्या रहनी चाहिए? धनात्मक रहनी चाहिए। दोनों का क्या कर दो? द्विपद प्रसार कर दो। प्लस करना है, माइनस करना है कि रूट की पावर वाले देखो, जिसमें रूट की पावर विषम है वो पद कट जाने चाहिए, वो पद जिसमें कट रहे हैं वही कर दो। जैसे ये यहाँ पे प्लस करने में कटे थे, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में माइनस करने में कटे थे। वो हमें देखना है कि रूट की पावर जो विषम वाले पद है वो कट जाए। तो जैसे ये कटेंगे हमारे पास ये बना, हमें पता है ये पूर्णांक आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? सम पूर्णांक बन जाएगा। इसका मतलब आई प्लस एफ डैश क्या आपका सम भी है और पूर्णांक भी है। एफ प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में, आई ऑलरेडी पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए, तभी पूर्णांक में पूर्णांक ऐड होके क्या देगा? हमें पूर्णांक देगा। तो एफ प्लस एफ डैश बराबर 1 आ गया। तो उसका वैल्यू क्या है? आई प्लस 1। आई प्लस 1 क्या है? सम है। 1 क्या है? विषम है। तो ये पूरा सम कैसे देगा? विषम में क्या ऐड करेंगे? सम दे, विषम में विषम ऐड करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा? सम मिलेगा। तो इसका मतलब आई आपका क्या है? विषम। क्वेश्चन वाले ने यही प्रूव कराया था हमसे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्या है? जो अभी हमने निकाली महत्तम पूर्णांक वैल्यू, उसी के बेसिस पे जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है, देखते ही हमें पता चल गया है ना, रूट पी प्लस क्यू वाली फॉर्म है, और वाई दे रखा है। ये क्या बोल रहा है? टी महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है, तो ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या होगी? महत्तम पूर्णांक वैल्यू, महत्तम पूर्णांक वैल्यू, ठीक है, किसकी? एक्स की। और ये क्या हो गई? महत्तम पूर्णांक वैल्यू किसकी? महत्तम पूर्णांक मान किसका? वाई का। तो ये मैंने अभी निकालना सीखा है। सम है या विषम है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है। तो अभी जैसा कि जो क्वेश्चन किया था सेम प्रोसीजर चलेगा, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स हमें क्या दे रखा है? एक्स बराबर हमारा क्या है? 8√3 प्लस 13 की पावर 13 है ना। तो सबसे पहले तो इसको क्या मान लेते हैं? आई प्लस एफ मान लेते हैं। अब बात आई एफ डैश की, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा 8√3 और 13 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? √3 का वैल्यू लगभग पता है 1.7 है। 8√3 लगभग कितना आ जाएगा? 13.85 आएगा। इसका मतलब 8√3 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 8√3 माइनस 13 की पावर 13, इसको क्या मान लेंगे? एफ डैश मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इनको ओपन कर देते हैं, जैसे पहले का द्विपद प्रसार किया। 13C0, 8 की 3 √3 की पावर 13 आ जाएगी, प्लस 13C1, 8√3 की पावर तो 12 हो जाएगी, इंटू 13 आ जाएगी। चलता जाएगा, क्या आ गया? आई प्लस एफ। दूसरा ओपन करते हैं, तो 13C0, 8√3 की पावर 13 आएगी, माइनस 13C1, 8√3 की पावर 12 इंटू 13, चलता जाएगा, ये एफ डैश। अब दोनों के द्विपद प्रसार हो गए, प्लस करना है माइनस करना है डिपेंड करेगा। √3 की पावर ओड कहाँ है? यहाँ है। ये पद इस पद से क्या होना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस करेंगे ओड वाले कैंसिल हो जाएंगे, सम वाले क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 13C1
8√3 की पावर 12 इंटू 13, अगला पद क्या आ जाएगा 13C3 आएगा, तो 8√3 की पावर 10 इंटू 13 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। माइनस किया है तो इधर क्या आ जाएगा आई प्लस एफ प्लस माइनस एफ डैश आ जाएगा। सेम जैसा हमने पिछले में देखा था, हमें पता है हमारा एफ माइनस एफ डैश कहाँ से कहाँ रहना है, -1 से 1 के बीच में। अब हमें पता है ये क्या है, पूर्णांकीय वैल्यू है, ये भी पूर्णांकीय वैल्यू है, तो ये भी पूर्णांकीय वैल्यू होगा। -1 से 1 के बीच में पूर्णांकीय वैल्यू क्या है 0, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू इसको अगर लेमडा माने तो लेमडा आ जाएगा। आई आप क्या है एक्स की महत्तम पूर्णांकीय वैल्यू जो कि क्या है 2 लेमडा, 2 लेमडा का मतलब क्या हो गई सम हो गई, तो महत्तम पूर्णांक वैल्यू एक्स तो क्या आने वाली है सम आने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे y के लिए शुरू कर देते हैं। y बराबर हमारा कितना है, y बराबर है 7√2 प्लस 9 की पावर 9, y बराबर है हमारा 7√2 प्लस 9 की पावर 9। तो हमें सबसे पहले इनमें देखने कि बड़ा कौन सा है, तो 7√2 हमें निकालना पड़ेगा, 7 इंटू 1.4, 1.4 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 को 2, तो 9.8, हमें पता है 7√2 हमारा क्या है 9 से बड़ा है, तो इसको तो हम क्या मान लेंगे आई प्लस एफ मान लेंगे, और 7√2 माइनस 9 की पावर 9 को क्या मान लेंगे एफ डैश मान लेंगे। सेम इक्वेशन हो गया, सेम ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी क्या आएगा सेम ही आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 9C0 7√2 की पावर 9 प्लस 7C1 7√2 की पावर 8 इंटू 9, चलता जाएगा, ये आई प्लस एफ बन गया। इसी प्रकार दूसरे का प्रसार कर देंगे, सेम ही क्वेश्चन है, सब सेम ही सेटअप है, सेम ही माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे भी, सेम ही सामान्य वाला है। ठीक है, एफ डैश हो गया। अब हमें √2 की ओड वालों को हटाना है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो ये सम की पावर वाले पद ऐड हो जाएंगे, 7C1 7√2 की पावर 8, अगला आ जाएगा 7C3 7√2 की पावर नहीं 7 1 2 3, 1 में आया 8, 3 में क्या बचेगा 4, हाँ इंटू 9 की पावर 3, ये चलता जाएगा। ये हमारा क्या बन गया आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, ये हमारा अगेन 0 बनेगा बराबर आई, तो आई बराबर क्या आ गया 2 लेमडा डैश, अगेन क्या आ गया सम आ गया। तो दोनों की महत्तम पूर्णांक वैल्यू क्या है सम है, देखो ये क्या बोल रहा है सम है, ये बोल रहा है विषम है, गलत हो गया, दोनों विषम है गलत हो गया, एक्स विषम है गलत हो गया। अब हमें पता है दोनों का ऐड सम प्लस सम हमें क्या देगा सम देगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया, हमने देखा एक तो अपना जब हमें दे दिया हो क्या पूछ लिया हो पूर्णांकीय पदों की संख्या पूछ लियो, पूर्णांकीय पदों की संख्या कब पूछेगा जब a की पावर 1/p b की पावर 1/q की पावर n हो। इसमें हमें क्या करना है, हमें a की घात को भी और b की घात को किस में व्यापक पद में क्या बनाना है पूर्णांक बनाना है, पूर्णांक बनाएंगे तो 2 AP बनेंगी, तो AP से हमें क्या निकालनी है कॉमन AP निकालनी है, उसमें जो पदों की संख्या वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था कि दो द्विपद क्या दे दिए जाएं मल्टीप्लाई में दे दिए जाएं, और उसमें हमें क्या पूछ ले x की पावर r का गुणा, तो हमें क्या करना है हमें व्यापक पद लिखना है r1 r2 की टर्म में, फिर हमें क्या बनानी है टेबल बनानी है और हमारा आंसर निकल के जाएगा। इसके बाद हमने क्या देखा द्विपद पद में महत्तम पूर्णांकीय मान पूछा हमने, जिसमें हमें क्या मिलेगा √p प्लस q की पावर n का फॉर्मेट मिलेगा, इसको हम i प्लस एफ ले लेंगे, फिर √p माइनस q की पावर n को f डैश ले लेंगे। f डैश लेते टाइम हम ध्यान रखेंगे माइनस लेते टाइम कि ये संख्या क्या रहे पॉजिटिव रहे, फिर इनका हमें क्या करना है द्विपद प्रसार करना है। जैसे द्विपद प्रसार करने के बाद क्या करेंगे प्लस या माइनस, कैसे ध्यान रखेंगे कि रूट की जो ओड पावर वाले पद हैं वो हमारे क्या हो जाएं कैंसिल हो जाएं, रूट की ओड पावर वाले पद क्या हो जाएं हमारे कैंसिल हो जाएं, तो फिर हम वैसे प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। एफ और एफ डैश हमें पता है 0 से 1 के बीच में, तो एफ प्लस एफ डैश हमारा 0 से 2 के बीच में होगा, एफ माइनस एफ डैश हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। तो एफ प्लस एफ डैश है तो उसकी वैल्यू 1 लेनी है, एफ माइनस एफ डैश है तो उसकी वैल्यू 0 लेनी है।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद क्या है कि अगर हमें एपी क्या मिल जाए, मल्टीप्लाई में मिल जाए किसके, बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो हम क्या कर सकते, इसका मतलब क्या है, जैसे NC0 NC1 NC2 ये हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना। अब इनके मल्टीप्लाई में कौन मिल जाए, एपी। एपी हमारा क्या थी, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D। तो इसी प्रकार NCN लास्ट पद में ए प्लस एन इंटू डी, आगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस एन, और इनका क्या दे रखा हो, सम दे रखा हो। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दो चीज़ें, एक तो हमारे द्विपद गुणांक हैं और उनके मल्टीप्लाई में जो भी है वो हमारी क्या चल रही है, एक समांतर श्रेणी चल रही है। अगर हमें क्या मिल जाए, इसमें इनका सम निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसा हमने समांतर श्रेणी में सीखा था कि उसका योग कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, उसको उल्टा करके लिख देते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब दोनों को उल्टा करके ऐड क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि NC0 है किसके बराबर होगा, NCN के, NC1 किसके बराबर होगा, NCN-1 के। मतलब प्रारंभ से और अंतिम से जो समान दूरी पर स्थित गुणांक है ना, समान दूरी पर स्थित द्विपद गुणांक, उनकी वैल्यू क्या है, बराबर, इसलिए हम क्या करते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। इसी प्रकार हमने देखा था एपी में भी, आपको याद हो तो क्या, प्रारंभ से एंड अंतिम से जो समान दूरी पर स्थित क्या पद हैं उनका क्या रहता है, योग कांस्टेंट रहता है पूरी श्रेणी में। इन्हीं दो चीज़ों की वजह से हम क्या करेंगे, दोनों को उल्टा करके लिख देते हैं। उल्टा करेंगे तो पहले पद में लास्ट पद जुड़ेगा, समान आएगा, दूसरे में लास्ट से दूसरा जुड़ेगा, वो भी समान आएगा, और फिर वो क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उल्टा करके लिख देना है। जैसे ही उल्टा करेंगे तो पहला पद क्या बन जाएगा, NCN ए प्लस एन डी, अगला पद क्या बन जाएगा, NCN-1 ए प्लस N-1 इंटू डी, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में अब लास्ट पद कौन सा बन जाएगा, NC0 इंटू ए। दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे हमें पता है NC0 किसके बराबर है, NCN के, तो NC0 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2A प्लस ND। इसी प्रकार NC1 बराबर है किसके, NCN-1 के, तो दोनों को एक दूसरे में लिख के कॉमन ले लेंगे, इधर A प्लस डी, इधर A प्लस N-1D, ये बन गया 2A प्लस एन। और लास्ट में क्या होगा, NCN लिख लेंगे, इसको 2A प्लस ND बन जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें पूरे में से क्या है, 2A प्लस ND कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, NC0 NC1 से लेके NCN तक के द्विपद गुणांकों का योग बचेगा। तो 2S बराबर क्या आ गया हमारा, 2A प्लस ND, अंदर वाला हमारा क्या बन जाएगा, 2 की पावर n। S बराबर क्या हो जाएगा, 2A प्लस ND बटा 2 इंटू 2 की पावर n। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस ND भी लिख सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पद हो जाएगा प्लस लास्ट पद हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 की पावर n। अगर क्वेश्चन में कभी हमारे पास ये सामने आ जाए कि द्विपद गुणांकों के क्या है, मल्टीप्लाई में हमारी क्या चल रही है, एपी चल रही है, तो उस केस में हमें योग पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है, उसको उल्टा रखना है और दोनों को ऐड कर देना है। इसमें उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रारंभ से और अंतिम से समान दूरी पर स्थित द्विपद गुणांक बराबर होते हैं, और समांतर श्रेणी में प्रारंभ से और अंतिम से समान दूरी पर स्थित पदों का योग बराबर होता है। इसी कारण वो पदों का योग बाहर आ जाएगा, अंदर द्विपद गुणांकों का योग बनेगा, जो कि 2 की पावर क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, इसके बाद का देखेंगे अगले वीडियो में।